जहां वो गरीबों की मोहब्बत को जी सामने ला के पेश कर रहे हैं। ये मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो। और साहिर साहब ही, आपको हैरत होगी कि एक फिल्म आई थी ताजमहल, जो वादा किया था निभाना होगा, तो जो वादा किया निभाना पड़ेगा, तुम लोग के लाख खुदाई चाहे तुमको मगर आना पड़ेगा। क्या तो ये फिल्म साहिर, इसके नगमे भी साहिर साहब ही लिखे थे। तो एक तरफ जहां उसको ताजमहल के नज़म में वो उनकी उस महल या क्या बोले अमीरों की मोहब्बत की तनकीद कर रहे हैं, वहीं पर वो ये नगमे भी लिख रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए आज आपकी खास मुलाकात हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट और राज्यसभा एमपी जनाब नदीमुल हक साहब से करवाने जा रहा हूं। नदीमुल हक साहब का नाम मोहताज तारुफ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे सहाफी हो या ऐसे सियासतदान हो या उर्दू के मुहिब उर्दू के तौर पे पूरा हिंदुस्तान जानता है, और जहां जहां उर्दू आबादी बसती है हर वो जगह में दुनिया में नदीमुल हक साहब को जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं मुहिब उर्दू के तौर पे। चलिए नदीमुल हक साहब से बात करवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, उसकी बहुत सारी वजूहात है। उसमें से सबसे खास वजूहात जो है, एक है इस बार मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब है, और सेह रोजा प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम साहिर की शायरी के ऊपर होने जा रहा है, जिसमें से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इंटरनेशनल जो सेमिनार्स है, इंटरनेशनल मुशायरा है, और उसके अलावा गुफ्त शनीद है, उसके अलावा ड्रामे हैं। साहिर के ऊपर बहुत सारी बातें सुनने को आपको मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हिंदुस्तान से आ रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा नाम है। चलिए हम बातें करते हैं। जो उर्दू एकेडमी ने 15, 16, 17 दिसंबर को एक बड़ा प्रोग्राम साहिर की शायरी मतलब साहिर की जादूगरी के ऊपर रखने जा रहे हैं, और इनका जश्न 100 साला भी है। बड़े पैमाने पे इनका 100 साल का जश्न मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं नदीमुल हक साहब से बातें करता हूं। सरपरस्त चैनल में आपका इस्तकबाल है और स्वागत है। शुक्रिया। नदीम साहब, ऐसे तो उर्दू एकेडमी अरसा दराज से, कई सालों से, जब से ममता बनर्जी साहिबा आई है, दिन ब दिन तरक्की करती हुई जा रही है, उर्दू आबादी के लिए खास काम कर रही है। मगर मैं इन दिनों खासकर जो आपके दौर पीरियड में मैं देख रहा हूं, और भी तेजी के साथ फंड भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, उर्दू की खिदमत भी बहुत ज्यादा है, और इस वक्त जो खराज अकीदत पेश उर्दू एकेडमी करने जा रहा है वो साहिर लुधियानवी साहब पर। ये बहुत बड़ी बात है। साहिर लुधियानवी साहब का जब नाम आता है, हिंदुस्तान के ऐसे शायर हैं, ऐसे नगमा निगार हैं, जिनके यहाँ न कोई हिंदू था, न मुस्लिम था, न सिख था, न ईसाई था, और वो हमेशा से यकजहती के ऊपर अपने शेर और शायरी को रखा है। और सबसे बड़ी बात थी, जुल्म के खिलाफ सबसे बड़े पैमाने पे उन्होंने अपने शायरी के जरिए, अपने नज्म के जरिए आवाज उठाया है। और फिल्म इंडस्ट्री की जब बात आती है तो साहिर लुधियानवी के नाम के बगैर फिल्म इंडस्ट्री अधूरा है, इसलिए कि कहीं ना कहीं साहिर साहब ने ही जो शोरा थे, जो नगमा निगार थे, उसको सही जिहत दिया था, उनका वजूद बख्शा था। इससे पहले उर्दू के जितने भी नगमा निगार हुआ करते थे, ना उसका पर्दे पे नाम आया करता था, ना कैसेट्स में नाम आया करता था, ना दूरदर्शन में, ना कहीं भी टीवी वगैरह में जो गाने सुनते थे वहीं नाम आया था। साहिर साहब का ये बहुत बड़ी खिदमत है कि जब तुम नाम लेते हो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो का, तुम नगमा निगार का क्यों नहीं नाम लेते हो, तुम मौसीकीकार का क्यों नहीं नाम लेते हो। यहीं से सवाल शुरू करते, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, साहिर साहब एक हमाजहर शख्सियत थी, और साहिर साहब का बहुत ही गहरा ताल्लुक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से है। जब साहिर साहब फिल्मों में लिखना शुरू किए, उस वक्त वाकई जो लिरिसिस्ट थे या जो सॉन्ग राइटर थे या गीतकार थे, उनका नाम नहीं आता था। उन्होंने उनकी यूनियन था, और उस यूनियन के जरिए उन्होंने एक तहरीक चलाई, और तहरीक चला करके हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर किया कि लिरिसिस्ट का भी नाम
हर नगमे या हर फिल्म के साथ उसको दिया जाए। जी हुजूर। और दूसरी अहम बात यह है कि जैसे कि उनकी ताजमहल नज़्में हैं, उसके बारे में क्या कहना। और जब वो ताजमहल नज़्में सुनाया तो हिंदुस्तान का जितना युवा नौजवान था सब उसके दीवाने हो गए। बोले क्या बात करती, हमें जैसा कि लगता है साहिर के अलावा कोई दूसरा शायर नहीं हो सकता था जो ताजमहल के ऊपर उंगली उठा के बताया जा सके ये कहीं ना कहीं एक अमीर लोगों की अलामत है। क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये बहुत ही डिबेट वाली बात है। और उस वक्त भी जब साहिर साहब ने ये नज़्मा लिखा था, ये नज़म लिखी थी, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन जहाँ वो गरीबों की मोहब्बत को जी सामने ला के पेश कर रहे हैं, तो ये मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो। और साहिर साहब ही, आपको हैरत होगी कि एक फिल्म आई थी ताजमहल, जो वादा किया था निभाना होगा, तो जो वादा किया निभाना पड़ेगा, तुम लोग रोके ना खुदाई चाहे तुमको मगर आना पड़ेगा। क्या खूब। तो ये फिल्म साहिर, इसके नगमे भी साहिर साहब ही लिखे थे। तो एक तरफ जहां उसको ताजमहल के नज़म में वो उनकी उस महल की या क्या बोलिए अमीरों की मोहब्बत की तनकीद कर रहे हैं, वहीं पर वो ये नगमे भी लिख रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और इस फिल्म ताजमहल के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था 1963 में। जैसा कि मैं समझ रहा हूं साहिर लुधियानवी, कहीं ना कहीं लुधियाना की पहचान भी साहिर साहब से होती है। और जब लुधियाना से साहिर साहब को हम अलग कर देंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि लुधियाना भी यतीम टूअर हो चुका है। और लुधियाना से लेकर के मुंबई का सफर, बीच में लाहौर में कुछ दिन रह जाना, फिर लाहौर से मुंबई वापस आना, इस बीच में अमृता प्रीतम जी का प्यार, वो सारी बातें सब जगह एक साथ। और कहीं ना कहीं वालिद की तकलीफ, माँ की ममता, माँ की मोहब्बत। साहिर हमारे ख्याल से लोग बोलते थे उनकी कई सारी महबूबा हैं, कई सारी मोहब्बतें हैं, मगर मेरा जहां तक मानना है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से ही हकीकी मोहब्बत करते थे और किसी से नहीं। इस डायरेक्ट सवाल का जवाब ले लेते हैं मगरी बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब से। क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे शख्सियात हैं जिससे साहिर को जोड़ा गया है। अमृता प्रीतम है, सुधा मल्होत्रा है जी, और भी नाम आता है। लेकिन आपका कहना सही है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने वालिद से बहुत सताए हुए थे और 8 साल की उम्र में उनको कोर्ट में जाकर करके ये बताना हुआ था कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं। तो यकीनन माँ की मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त थी। और अफसोस की बात है कि उनकी माँ के गुजरने के कुछ चंद दिनों बाद ही 25 अक्टूबर गालिबन 1980 साहिर साहब का वफात हो गई। और हम लोग एक दुनिया से एक बहुत बड़े शायर साहिर चले गए और उनकी शायरी से हम लोग महरूम हो गए। जी। एक हम और सवाल ले लेते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदिली से हम। क्या कहते हैं? नहीं लगता ये शेर अपनी बात अपने शेर के जरिए आया कर दिया उन्होंने? ये प्यासा में गुरुदत्त पर फिल्माया गया था और 2 फिल्म ऐसी आई जिस पर अगर देखा जाए सही में तो साहिर साहब की जिंदगी पर जिसको कहा जा सकता है, एक प्यासा और एक कभी कभी। और इस शेर में शायर जो है अपना दर्द पेश करता है और अकेले थे वाकई। उनकी जो लिखावट में उनके जो इनकलाबी बातें हैं, उनकी जो क्या बोलिए एक जो डार्क साइड है जी, उस साहिर का यहाँ उभर के आता है। और फिल्म प्यासा में बहुत खूबसूरती से आता है। कभी कभी जिसमें उनको दूसरा अवार्ड मिला फिल्म फेयर का, उसमें भी वो शायर है। और वो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, वो भी उसमें आते हैं। तो इसमें दोनों चीज है, उसमें एक रोमांटिक साइड भी है और उसके बाद जो शायर नाकाम होता है उसके बाद उसका एक डार्क साइड भी सामने होकर के आता है। लोग बोलते हैं, नाकिदीन बोलते हैं, मुहक्किकीन बोलते हैं उर्दू के, अगर कोई शायर दिल से किसी से मोहब्बत ना किया हो या उसके अंदर मोहब्बत ना हो, वो भी मोहब्बत जो अधूरी हो, नाकाम हो, उस वक्त तक कलम से अच्छी शायरी नहीं होती है।
तो जिस तरीका से अमृता प्रीतम जी के उनके घर में जाना और बगैर गुफ्तगू किए हुए एक दूसरे के रूबरू होना, देखना, और सिगरेट से सिगरेट जलाना, फिर उसको आधा छोड़ जाना, फिर अमृता प्रीतम जी का उसी सिगरेट को महसूस करके अपने हाथों में लेना, लबों तक ले जाना, क्या कहते हैं इसको? मैं तो ये कहूँगा कि दोनों ही शख्सियात तारीखी हैं जी। और ये बात उन दोनों के मोहब्बत की बहुत लिखा गया है, बहुत पढ़ा गया है, बहुत चर्चे में है। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता हूं कि उनकी मोहब्बत पर मैं कमेंट कर सकूं। सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मिल जाते तो क्या होता मुझे मालूम नहीं। ये हमें लग रहा है एकदम पाक मोहब्बत थी। मोहब्बत का जो पैमाना है, जी सही पैमाना, जो एक दूसरे के लिए अपने आप को जो है ना वक्फ कर देना, एक दूसरे में समो जाना, यही तो नजर आता है हजरत वाला। और देखिए, सही बोल रहे हैं आप, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पर। और साहिर का वो रोमांटिक एक शेर भी है, जी जी जी, कि अपने चेहरे से वो पर्दा जो उठा देते हैं, जी, रंग गुलजार के फूलों से उड़ा देते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ये सारी बातें अपनी जगह में, मगर आप सियासतदान भी हैं और सियासत को बहुत अच्छी तरीका से समझते भी हैं और राज्यसभा के एमपी भी है और माशाल्लाह काफी अच्छी तरीका से बातें उठाते भी हैं। और जब जब जुल्म पूरी चरम सीमा रेखा पे होता है, जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो 1000 ने कई हजार महफिलों में, स्टेजों में हमने ये शेर मतलब नेता को पढ़ते हुए सुना है और लोग जो तालियों की गूंज में उड़ जाता है। और हमें, हमारे ख्याल से कहा जाए कि किसी शायर को जिंदा रखने के लिए उसका एक शेर ही काफी है। तो क्या नहीं लगता जुल्म फिर जुल्म है, मगर हम चाहते हैं ये शेर आप खुद अदा करें। ये शेर उनको जिंदा रखने के लिए ताहयात काफी नहीं है। जुल्म फिर जुल्म है, हाँ, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरे ख्याल से किसी अफ्रीकन मुल्क में जब वहां पर बगावत हुई थी तो उस पर उन्होंने ये लिखा था। और आज भी ये शेर कितना माने खेज है। आज भी एक यूनिवर्सल इसका एप्लीकेशन है। जहां भी जुल्म बढ़ता है, देखिएगा यकीनन कोई ना कोई ओरेटर, स्पीकर, जी जी, कोई सूरत पैदा हो जाती है जहां पर फिर वो जुल्म को खत्म हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि साहिर अपने बहुत वक्त से आगे ये महसूस कर चुके हैं और उनकी ये फिलॉसफी यहाँ पर झलक रही है कि जुल्म के खिलाफ वो काफी आवाज उठाए थे। यहाँ तक कि जो जंग चलती है उसके खिलाफ भी उन्होंने उठाया था कि टैंक आगे बढ़े चाहे पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। तुम आप और हम सभी के घरों में शमा जलती रहे तो बेहतर है। क्या बात है, बहुत खूब। देखिए, शायद उस वक्त तक अजीम नहीं होता जब तक वो अच्छा इंसान ना हो, एक अजीम इंसान में। और इस बात की दलालत करता है ये शेर, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्या लगता है आप? एकदम। यहाँ पर साहिर की सेकुलर शख्सियत, आपको मालूम है वो पाकिस्तान चले गए थे जी, और लाहौर में काफी दिन थे, लेकिन वहां पर उनकी नज़में और गज़लें पर इतना कदगन पड़ा कि उनको वहां पर वारंट उनके नाम पर निकल गया और उनको पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान आना हुआ। हिंदुस्तान वो इसलिए पसंद किए क्योंकि ये एक सेकुलर मुल्क था कि ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। क्या बात। तो इन्हीं कदरों की वजह से उन्होंने हिंदुस्तान को पसंद किया। जी, मतलब ये शायर को अजीम बनाता है। जी यकीनन। और आगे चल के लिखते हैं, मालिक ने हमें बख्शी थी बस एक ही धरती, मालिक ने हमें बख्शी थी बस एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। मतलब उसका एक दर्द था, तकलीफ था। जी जी, जो मुल्क एक दूसरे से लड़ते, क्या इसके बारे में राय आपकी? उनका जो मैसेज है यहाँ पर कि भाई कि पूरी दुनिया तो मालिक की बनाई हुई है, खालिक की बनाई हुई है, और इस दुनिया में इंसान ने आकर करके फिर ये बंटवारा शुरू किया है। और इस बंटवारा में उनका काफी दुख था, इसके खिलाफ थे, वो हमेशा वो आवाज उठाते थे। इसमें अक्सर वो कहा करते थे कि जो लड़ाई और जंग ये जो हो रही, जो सुएज कैनल का क्राइसिस हुआ, उस पर भी उन्होंने लिखा, ये जो अभी
अरब और फलस्तीन में जो लड़ाई चल रही है, इस पर भी जंग मुखालिफ उन्होंने नज़में लिखी और गज़लें लिखी। तो मैं ये कहूँगा कि उनके मैसेज को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग को हिंदुस्तान के बाकी अवाम के साथ बांटने की ज़रूरत है, और नई नस्ल खास करके जो है उनसे साहिर को मिलाने की ज़रूरत है। बेशक उर्दू एकेडमी लिहाजा इसी के लिए ये प्रोग्राम साहिर की शायरी सह रोज़ा इसीलिए कर रही है ताकि नई नस्ल को और जो लोग शायर से प्यार करते हैं, जो लोग शायर से वाकिफ है, उन दोनों को मिलाने के लिए एक साथ मिल कर करके हम लोग आगे जो रास्ता है साहिर के बताए हुए रास्ते पर साहिर की शायरी से हम लोग इंस्पिरेशन लेकर के आगे बढ़े। हिंदुस्तान में जब पालकियां उठती है, जब बाप माँ, जब वालिदैन अपनी बेटी को रुखसती करते हैं, तो उस वक्त साहिर साहब के बहुत मशहूर नगमा बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ये नहीं लगता है कि आज तक किसी शायर के शायरी को रुखसती के वक्त इतना नहीं सुना गया होगा जितना कि शायर साहब को याद किया। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई ऐसा घराना नहीं है जहाँ रुखसती हो और ये गाना नहीं बजे। नहीं जी, चाहे वो हिंदू घराना हो, चाहे मुस्लिम घराना हो, चाहे सिख घराना हो, चाहे अंग्रेज घराना हो, जिसमें भी हो जी, ये एक बार साहिर साहब ने लिख दिया और ये हर बार तोड़ दिया गया। हाँ, कलम उसके बाद इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं जा सकता है। हर बाप और हर बेटी के दरमियान कभी ना कभी ये गाना गाया जाएगा, कभी ना कहीं इसको दोहराया जाएगा। जब रुखसती होती है तो बाप के दिल पर जो गुजरती है, और रफ़ी साहब ने बहुत खूबसूरती से इसको जो हमारे सामने पेश किया गाने की शक्ल में, गीत की शक्ल में, इसका कोई जवाब नहीं। हुजूर, ये सारी बातें साहिर साहब के अशार के जरिए या नगमों के जरिए मैं इसलिए ले रहा था कि मैं लोगों को बताने की भी कोशिश कर रहा था जो उर्दू एकेडमी मगरिब बंगाल ने जो प्रोग्राम लिया है, तो किस शख्सियत के बारे में, किन के बारे में लिया है, वो रोशनास कराना भी जरूरत था। हम आके बातें करके जो मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी की खिदमात है वो काबिल तारीफ है, आप इस से लिखने के काबिल है, मगर खासकर इन दोनों जो काम कर रही है वो और भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं चाहता हूं कि सरप्रस्त के नाजरीन को, हजारों लोग अभी हमारे लाइव चैनल पे जुड़े हुए हैं, उर्दू एकेडमी का जो 15, 16, 17 दिसंबर में जो प्रोग्राम है, पहला दिन क्या प्रोग्राम है, दूसरा दिन क्या प्रोग्राम है, तीसरे दिन में क्या प्रोग्राम है, हम चाहते हैं अब तफसील के साथ बयान करें। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं उर्दू एकेडमी के वाइस चांसलर जनाब नदीमुल हक साहब से। देखिए, 3 रोजा प्रोग्राम है, रोजा प्रोग्राम है, 15, 16 और 17। 15 तारीख को हम लोग शुरू में जो इनॉग्रेशन, जो इफ्तिताही तकरीब है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी साहिर साहब पर, और उसके बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे, एक ड्रामा है साहिर का ख्याल आया। ये हमारे सईद आलम साहब हैं, दिल्ली में काफ़ी मशहूर, दिल्ली के काफ़ी मशहूर ड्रामा निगार हैं। इनके डायरेक्शन, इनके हिदायत पर ये ड्रामा पेश किया जाएगा नाजरीन के सामने। और उसके बाद हम लोग एक याद साहिर, एक मौसीकी का प्रोग्राम रखे हैं कि जहां साहिर साहब, ये कौन से डेट में याद साहिर होगा? ये 15 तारीख को, पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो याद साहिर में ये किया गया है कि जो उनके मौसीकी और जो फिल्मी नगमे हैं उनको पेश किया जाएगा पब्लिक के सामने। दूसरे दिन सवेरे सवेरे हम लोग फिर जो बच्चों के लिए गीत और गजल का मुकाबला है उसका हम लोग फाइनल हम लोग पेश करेंगे। और दोपहर में फिर साहिर ने 2 मंजूम ड्रामे लिखे थे बच्चों के लिए। एक है कहते इसे पैसा बच्चों, और दूसरा है कि अपने वतन में। तो ये दोनों SM राशिद साहब के डायरेक्शन में, उनकी हिदायतकारी में ये बच्चे हम लोग के सामने वो उसको पेश करेंगे। और उसके बाद उमा झुंझुनवाला साहिबा हैं, साहिर के एक बहुत ही मशहूर जंग मुखालिफ नज़म है, काफी तवील नज़म है, परछाइयाँ, उसको ड्रामाई अंदाज में वो सबके सामने लेकर के आएंगे, पर्दे के सामने लेकर के आएंगे। हम लोग उससे महसूस होंगे। और आखिर में दूसरे दिन हम लोग एक बैनुल-अक़वामी तरह मुशायरा रखे हैं, जिसमें मिसरा तरह दे दिया गया। ये 16 तारीख को है, और इसमें मिसरा तरह दे दिया गया है, और उसमें जो शायर आएंगे वो अपनी काबिलियत हम लोग से मनवाएंगे कि उस मिसरा तरह पर, साहिर के मिसरे पर वो अपनी नज़में लिख करके लेके आएंगे, ताज़ा नज़में। एक जैसे है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, एक है कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी,
मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं क्या हर एक बात। पल का शायर हूँ। क्या बात है। और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इसी टाइप का जी। पिसा तरह दिया गया है और इस पर वो लोग अपनी महारत दिखाएंगे। जी तीसरे दिन सवेरे बच्चों के लिए क्विज कॉन्टेस्ट है कि साहिर पर जो बच्चे सब स्कूली बच्चों को खास करके इसमें दावत दी गई है कि साहिर पर ताकि वो लोग पढ़ लिख करके आए और उनके जो नॉलेज पर, उनके इल्म पर सवाल जवाब किया जाएगा। अब जैसे क्विज मास्टर साहब ने पूछा कि भाई कि आप क्या पूछिएगा, तो एक जवाब उन्होंने बहुत खूबसूरत दिया कि हम पूछेंगे कि साहिर कहते हैं कि मैं पल दो पल का शायर, ये पल क्या है? जी सही। तो बहुत खूबसूरत दिया है, मुझे भी जवाब नहीं मालूम, आप लोग भी तलाश कीजिए। जी लेकिन जब बच्चे पढ़ करके आएंगे, बच्चे सुनेंगे इसके बारे में, तो उनके यहाँ उनके मन में एक जिज्ञासा उठेगी, उनके मन में एक सवाल उठेगा, उनके दिमाग में एक बात आएगी कि साहिर के और भी तो अशार होंगे, पढ़े हम लोग, लिखे। इसी तरह से हम लोग बच्चों को साहिर से जोड़ेंगे। बेशक। उसके बाद एक गुफ्तगू का प्रोग्राम है कि साहिर की जिंदगी में बहुत सारे लोग थे, उनके बारे में, उनके साहिर से कैसे बर्ताव था, साहिर अपने याद वो अपने सामने रखेंगे साहिर की जिंदगी के बारे में। और आखिर में हम लोग ने एक प्रोग्राम रखा है, एक शाम साहिर के नाम, जिसमें हमारे राजेश सिंह साहब, वो काफी गजल गाते हैं काफी सारी, और हमारे अजय साहब, ये दोनों आएंगे और पब्लिक को महसूस करेंगे। शुक्रिया। और इसके अलावा हम लोग एक इंटरनेशनल सेमिनार भी कर रहे हैं जी, और ये 2 रोजा इंटरनेशनल सेमिनार है जहां पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं। हमारे लंदन से आ रहे हैं, हमारे मिस्र से आ रहे हैं, हमारे तेहरान से आ रहे हैं, हमारे तुर्की से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, हमारे कुवैत से आ रहे हैं। तो ये स्कॉलर सब हर जगह से आ रहे हैं और हिंदुस्तान के मायानाज यूनिवर्सिटी से सारे उर्दू डिपार्टमेंट के कोई ना कोई आ ही रहा है। तो मैं कहूंगा आपके कारीन से भी जी कि हमारा हर प्रोग्राम, हर सेक्शन मायानाज है और अपने आप में बेमिसाल है, अपने आप में बेमिसाल यकीनन। और खास करके हमारे 3 जो ड्रामा, मुशायरा और जो गजल का प्रोग्राम, वक्त कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा ये प्रोग्राम? दिन भर चलेगा। जैसे जो मेन प्रोग्राम है 3 बजे दिन से लेकर के रात 10 बजे तक, हाँ 8-9 बजे तक तो चलेगा ही चलेगा जी जी। फाइनली ये उर्दू वर्ल्ड वाले को, उर्दू दुनिया को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, साहिर के माने जादूगर होता है और साहिरी माने जादूगरी। तो आप लोग ज्यादा इंतजार मत कीजिए जी, फौरन या तो सरप्रस्त से या उर्दू एकेडमी से राब्ता कीजिए और कार्ड का बंदोबस्त कर लिए, क्योंकि साहिर की साहिरी यानी जादूगर की जादूगरी जी पर पर्दा उठने वाला है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, मुझसे पहले कितने शायर आए आकर चले गए, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, आज तुम्हारा हिस्सा हूं, मैं पल दो पल का शायर हूं। बस इसी नगमे के साथ एकदम महसूस होने के लिए तैयार रहिए। और नदीमुल हक साहब की एक सजी सजाई हुई महफिल मिलेगी और बाबरकत शख्सियत भी है, माशाअल्लाह, अल्लाह ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। और दिन ब दिन इनकी सरपरस्ती में और इनकी क़यादत में उर्दू एकेडमी पूरे बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बना चुका है। उर्दू एकेडमी की जितनी भी खिदमात है, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आप इज्जत से लिखने काबिल है। नदीम भाई जैसे सहाफ़ी, उर्दू के सहाफ़ी और हक के आवाज के एकदम अलंबरदार है, और जमीन से लेकर के पार्लियामेंट तक, मतलब जनता से लेकर के खास लोगों तक आवाज मसाइल को उठाते। हम एक ही चीज कहते हैं, जब आप इस बार पार्लियामेंट में जाए, जब मौका मिलेगा, तो आपकी तकरीर, आपकी गुफ्तगू का जो शुरुआत होगी, मैं चाहता हूं कि साहिर के शेर से आप करेंगे इंशाअल्लाह जी। और मैं कोशिश करूंगा कि पार्लियामेंट में, पिछले बार जब हम लोग गालिब के प्रोग्राम यहाँ पर किया था, तो मैंने पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी कि गालिब को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत। तो मेरे ख्याल से साहिर भी कोई कम नहीं है, साहिर लुधियानवी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, और ये बात मैं पार्लियामेंट में जरूर उठाऊंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नदीमुल हक साहब, मगरबी बंगाल के वाइस चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त निकालने के लिए। बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं, कंटिन्यू मीटिंग चल रहा है, इसलिए कि आप जान सकते हैं 3 रोजा का प्रोग्राम लेना 3 दिन का ये आसान बात नहीं है। इतने पूरी दुनिया से गेस्ट आ रहे हैं, मंदुबीन आ रहे हैं, और उसकी इज्जत खातिर तवाजे करना और अपने उर्दू एकेडमी को भी बुलंद करना इनकी जिम्मेदारी होगी। आप जान सकते हैं जब एक घर में छोटा सा प्रोग्राम होता है तो उसको हम आप करने में कितना बेचैन परेशान होते हैं। ये तो देश का प्रोग्राम है, मुल्क का प्रोग्राम है, ये उर्दू दुनिया का प्रोग्राम है। हम जितना भी फख्र करें कम है। हम तमाम उर्दू वाले से एक ही गुजारिश करते हैं, गिले शिकवे को भूल जाइए, उर्दू की बात है, चलिए मिल करके हम काम करेंगे, इसी में आपकी हमारी भलाई है। अगर वाकई में आप उर्दू के दोस्त हैं, वाकई में आप वहीं पे उर्दू आप चाहते हैं उर्दू तरक्की करे, हर लोगों तक पहुंचे, तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और गवाह बनिए, अमीन बनिए। इसलिए कि कल आपसे पूछा जाएगा कि उर्दू एकेडमी ने साहिर की शायरी पर 3 रोजा प्रोग्राम कहता है, क्या आपने सुना था, क्या आपने देखा था? तो अफसोस न रह जाए कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन चुका। मैं तो हिस्सा बनने जा रहा हूं, हमारी टीम भी जा रही है। क्या आप आ रहे हैं? आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now